नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मौत का खेल। यह है भाग संख्या 2। अब आगे। मैंने जी भरकर उस युवती का निरीक्षण किया। वह एक लगभग 25 साल की छरहरे बदन की खूबसूरत युवती थी। उसके बाल विलायती फैशन के कटे हुए थे। उसके चेहरे पर बड़े सलीके का मेकअप था और वह बड़ा कीमती परिधान पहने हुए थी। अपने दाएं हाथ में एक गहरे लाल रंग का प्लास्टिक का बैग झुलाती हुई वह काउंटर के समीप से होती हुई टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ रही थी। काउंटर के पीछे बैठा देव लालयाती नज़रों से उसे सिर से पैर तक नाप रहा था। युवती होटल में मौजूद लगभग हर किसी की तारीफ और लालसा भरी निगाहों का शिकार होती हुई टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हो गई। बूथ का दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। मुझे बूथ के दरवाजे के ऊपर भाग में लगे शीशे में से उसकी धुंधली सी सूरत दिखाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे खाना खाता रहा। मेरी भूख खत्म हो चुकी थी, मेरा पेट भर चुका था, लेकिन क्योंकि दोबारा खाना कब मिलेगा भी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मैं पेट भरकर खा चुकने के बाद भी ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खा रहा था। छोकरा मुझे 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा प्याज और दे गया और साथ ही नोटिस दे गया कि 2 रुपए के बदले में मिलने वाले खाने की वह आखिरी किस्त थी। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और खाना खाता रहा। जिस समय मैं आखिरी रोटी को ज़बरदस्ती पेट में डालने की कोशिश में लगा हुआ था, उस समय टेलीफोन बूथ का दरवाज़ा खुला और युवती बूथ से बाहर निकली। बूथ का स्प्रिंग लगा दरवाज़ा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। वह अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल ठटकाती हुई नाक की सीध में होटल से बाहर की ओर बढ़ रही थी। मैं खाना खाना भूलकर अपलक उसे बाहर की ओर जाता देख रहा था। उसी क्षण एक ख्याल हथौड़े की तरह मेरी चेतना से टकराया। लाल हैंडबैग। युवती के हाथ में प्लास्टिक का वह लाल रंग का हैंडबैग नहीं था जो जब वह होटल में घुसी थी तो मैंने उसके हाथ में देखा था। युवती तब तक होटल से बाहर निकलकर निगाहों से ओझल हो चुकी थी। अपना हैंडबैग वह ज़रूर टेलीफोन बूथ में भूल आई थी। मैंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। काउंटर पर बैठा देव अभी भी बाहर की ओर झांक रहा था। होटल में बैठे लोग अपना अपना खाना खाने में मग्न थे। शायद मेरे सिवाय किसी ने इस बात को नोट नहीं किया था कि जब वह युवती होटल में आई थी तो उसके हाथ में लाल रंग का प्लास्टिक का हैंडबैग था और जब वह वापस गई तो वह हैंडबैग उसके हाथ में नहीं था। मैंने रोटी का आखिरी कौर हलक में ठूसा और ऊपर से पानी पिया और अपने हाथों को बरसाती की साइड में रगड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं द्वार की ओर बढ़ा। कुछ कदम ही चलकर ठिठका। मैंने बरसाती की जेब में हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला और फिर विचारपूर्ण मुद्रा बनाए टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ा। काउंटर पर बैठा देव संदिग्ध नेत्रों से मुझे देख रहा था। मैं टेलीफोन बूथ में घुस गया। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। एक बार शीशे में से मैंने काउंटर की ओर देखा। देव की निगाहें उसी की ओर लगी हुई थी। मैंने दरवाजे की ओर पीठ कर ली। कॉइन बॉक्स की बगल में बने एक छोटे से रैक पर डायरेक्टरी के ऊपर वह लाल हैंडबैग रखा था। एक बार तो मैंने ख्याल आया कि मैं वह हैंडबैग उठाऊं और भागता हुआ उस युवती के पास जाऊं तो शायद अभी फुटपाथ पर ही कहीं होंगी और उसे उसका हैंडबैग सौंप दूं, लेकिन वह ख्याल अधिक देर तक मेरे दिमाग से नहीं टिका। पता नहीं उस क्षण मेरे मन में उत्सुकता थी या बेईमानी, लेकिन मैंने पहले हैंडबैग खोलकर भीतर झांकने का निश्चय कर लिया। मैंने बाएं हाथ से हुक पर से टेलीफोन उठाकर कान में लगा लिया। दाएं हाथ में मैंने एक उट पटांग नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर से बिजी टोन आने लगी। मैंने दाएं हाथ ने यूँ एक्शन किया जैसे मैंने कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले हो।
यह सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि बाहर काउंटर पर बैठा देव अगर अभी भी मुझे घूर रहा हो तो उसे तसल्ली हो जाए कि मैं वाकई टेलीफोन कर रहा था। दाएं हाथ से मैंने हैंडबैग को खोला और टेलीफोन बूथ की छत पर लगी रोशनी के प्रकाश में मैंने हैंडबैग को भीतर झांका। मेरा मुंह सूख गया। किसी महिला के बैग में अपेक्षित साधारण सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर 100 के नोटों की नई नौकोर बैंक की अनखुली गड्डी मौजूद थी। मेरी सांस तेज हो गई। मेरा शरीर पसीने से नहा गया। मैंने एक गुप्त दृष्टि बूथ से बाहर काउंटर की ओर डाली। काउंटर के पीछे खड़ा देव उस समय मेरी ओर नहीं देख रहा था। 10,000 रुपये। मैंने दाएं हाथ की उंगली खुद ही पर्स में सरक गई। इससे पहले कि मैं सारे सिलसिले के बारे में कोई विवेकपूर्ण बात सोच पाता, नोटों की गड्डी मेरी पतलून की जेब में पहुंच चुकी थी। मेरे दाएं हाथ की उंगलियों ने बैग द्वारा बंद कर दिया। मेरे मानस पटल पर भविष्य के उज्जवल स्वप्न चलचित्र की तरह चलने लगे। मेरे दरिद्रता के दिन समाप्त हो चुके थे। शायद भगवान ने ही ऐसा साधन जुटाया थे कि मैं उस होटल में 2 रुपए का खाना खाने आऊं और 10,000 रुपये लेकर लौटूं। अपने नगाड़े की तरह बजते दिल पर काबू पाने का प्रयत्न करते हुए मैंने रिसीवर क्रेडल पर टांग दिया। मैं वापस घूमा। मैंने बूथ के द्वार को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ द्वार को छू भी नहीं पाया कि किसी ने बाहर से खींचकर एक झटके में द्वार खोल दिया। मेरे सामने बैग की मालकिन खड़ी थी। वह मेरे लिए मौत की घड़ी थी। मेरा निचला जबड़ा नीचे लटक गया था। भय, उत्कंठा और आतंक के भावों से मेरी आंखें फट पड़ रही थी। मैं पत्थर की प्रतिमा बन उस युवती के सामने खड़ा था। उन कुछ क्षणों के लिए मेरे लिए संसार की गति रुक गई थी। मेरा हैंडबैग रह गया था। युवती मधुर स्वर में बोली। मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। मैं पूर्वतः मुंह बनाए जड़ सा अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैंने कहा, मेरा हैंडबैग। जब तक मेरे दिमाग में वहाँ से भाग निकलने का ख्याल आया तब तक काउंटर के पीछे खड़ा देव अपने स्थान से हटकर मेरे सामने युवती की बगल में आ खड़ा हुआ। क्या बात है? उसने संदिग्ध नेत्रों से मुझे घूरते हुए युवती से प्रश्न किया। कुछ नहीं, युवती सहज स्वर में बोली। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ टेलीफोन करने आई थी। भूल से अपना हैंडबैग यहीं छोड़ गई थी। वही लेने आई हूँ। काउंटर के पीछे के देव ने एक सरसरी दृष्टि बूथ में डायरेक्टरी के ऊपर रखे बैग पर डाली। फिर उसने दोबारा मेरी ओर यूं देखा जैसे जेलर जेल का अक्सर मेहमान बनने आने वाले चोर को देखता है। फिर क्रुद्ध स्वर में मुझसे संबोधित हुआ। क्या बिजली के खंभे की तरह बूथ में गड़े खड़े हो? एक तरफ हटते हो क्यों नहीं? मैं लड़खड़ाता हुआ बूथ से बाहर निकल आया। भाग निकलने के बारे में सोचना भी बेकार था। मैं अभी 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ा होता कि देव ने मुझे दबोच लिया होता। युवती ने हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठा लिया। तुम्हें कोई दौरा पड़ा है क्या? देव जैसा आदमी मुझसे बोला। नहीं तो। बड़ी कठिनाई से मैं अपने मुंह से एक शब्द निकाल पाया। तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अभी तो तुम ठीक थे। मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा। वह आदमी और संदिग्ध हो उठा। युवती ने अपना बैग अपनी बाह में लटका लिया था। मैम साहब, जरा देख लीजिए, वह आदमी बोला। बैग में आपकी चीज़ें सही सलामत तो है? मुझे यह आदमी ठीक नहीं मालूम होता। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अगले ही क्षण मैं चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाला था। युवती के बैग में 10,000 रुपये मेरी जेब में से बरामद होने की देर थी कि मैं हवालात में होता। मेरे जैसा फटे हाल आदमी अपनी जेब में से 100 के नोटों की चमचमाती हुई गड्डी की मौजूदगी को कोई विश्वसनीय वजह बयान नहीं कर सकता था, जबकि वह युवती बड़ी आसानी से साबित कर सकती थी कि वह रकम उसकी थी। मैं फंस चुका था। अच्छा,
युवती सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाते हुए बोली। उसने अपना बैग खोलकर भीतर झाँका। मेरी सांस रुक गई। वह कुछ क्षण बैग में मौजूद अपनी चीज़ों का निरीक्षण करती रही और फिर बोली, सब ठीक है, कोई चीज़ गुम नहीं है। अब तक मैं केवल भय से जड़ था, अब मेरे आश्चर्यचकित होने की बारी थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हे भगवान, यह चमत्कार कैसा हो गया? क्या युवती को भी मालूम नहीं था कि उसके बैग में 10,000 रुपये थे? अच्छी तरह देख लीजिए, देव जैसा आदमी बोला। मुझे तो यह आदमी पक्का चोर मालूम होता है। इसकी सूरत से भी ऐसा ही लगता है जैसे इसने ज़रूर कोई गड़बड़ की है। यह आदमी तुम्हें चोर लगता होगा? युवती शांत स्वर में बोली। मुझे नहीं लगता। मेरी कोई चीज़ गुम नहीं हुई है। अगर इस आदमी की नीयत खराब होती तो मेरा बैग लेकर यह कब का यहाँ से चंपत हो चुका होता। देव जैसे आदमी के चेहरे पर से निराशा झलकने लगी। वह अभी भी संदेह और उपेक्षा भरी निगाह से मुझे देखता हुआ वापस काउंटर के पीछे पहुंच गया। न जाने कब की अटकी हुई मेरी सांस अब बाहर निकली। मेरे साथ आओ, युवती धीरे से बोली और बिना मेरी और दोबारा दृष्टिपात किए लंबे डग भरती हुई होटल से बाहर की ओर चल दी। मैं यंत्र चलित सा होटल से बाहर निकलने के बाद वह मेरी बगल में चलने लगी। एक बार फिर मेरे दिमाग में भाग निकलने का ख्याल आया, लेकिन फ़ौरन ही गायब हो गया। एक तो वैसे ही मेरी बॉडी सिंगल सिलेंडर की थी, दूसरे फाकाकाशी करते रहने की वजह से मेरा राह सा दम भी निकल चुका था। मेरे मुकाबले में वह युवती काफ़ी चुस्त और बलिष्ठ मालूम होती थी। पहले तो मुझे रोक रखने के लिए वह खुद ही काफ़ी थी और फिर वह शोर भी मचा सकती थी। एक सुंदरी का आर्तनाद सुनकर सड़क पर चलते फिरते लोग उतनी रात गए भी सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे पड़ जाते। मैं भीगी बिल्ली की तरह फुटपाथ पर युवती के साथ चलता रहा। अपनी पतलून की जेब में रखी 10,000 रुपये के नोटों की गड्डी मुझे टाइम बम जैसे लग रही थी, जो किसी भी क्षण फट सकता था। वह मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गई, अगर मैं अकेला होता तो जिसके भीतर घुस पाना तो दूर, अपनी वर्तमान स्थिति में कोई मुझे उसके दरवाजे के पास भी नहीं भटकने देता। मैं बड़े नर्वस भाव से अपना चश्मा ठीक करता हुआ और सूखे होठों पर जबान फेरता हुआ उसके साथ रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुआ।